हेलो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वीडियो नंबर 6 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे नाभिक की खोज के बारे में, जिसको रदरफोर्ड ने किया था धातु की पतली पन्नी पर जो है अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम में बताया था कि उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया था। अल्फा कणों को जो है अल्फा कणों की बमबारी हुई थी, किसके ऊपर की गई थी? वो धातु की पतली पन्नी, जैसे गोल्ड की सीट उन्होंने सोने की पन्नी को लिया था और उसके चारों तरफ एक जो है प्रतिदीप्तशील पर्दा यानी कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया था। उसके ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई थी, जिससे जो भी चीजें अंदर जो भी क्रियाएं होंगी, जो भी चीजें जाके टकराएंगी, चमक उत्पन्न होगा तो दिखाई देगा। इतना सब करने के बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखना, ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि अल्फा कण जो है धातु की पतली पन्नी से, जो अल्फा कण जो है स्वर्ण की पन्नी, गोल्ड की पन्नी से नहीं टकरा रहे थे, जो बिना टकराए मतलब स्वर्ण की धातु से नहीं टकरा रहे थे, वो अल्फा कण सीधे जा करके प्रतिदीप्तशील पर्दे पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर किसी एक जगह चमक उत्पन्न कर रहे थे। परंतु जो अल्फा कण जो है धातु की पन्नी से टकरा रहे थे, वो धातु की पन्नी से टकराते थे तो वो जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर कई जगह चमक उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्फा कणों का धातु की पन्नी के द्वारा मतलब गोल्ड के द्वारा जो है अल्फा कणों का प्रकीर्णन हो जाता था, बिखराव हो जाता था। प्रकीर्णन यानी कि बिखराव हो जाना। तो अल्फा कणों का जो है गोल्ड के द्वारा, धातु की पन्नी के द्वारा बिखराव हो जाने के कारण वो एक जगह नहीं बल्कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर उनके कई जगह चमक उत्पन्न होता था। तो सिंपल सा कहने का मतलब रदरफोर्ड ने जो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये देखा कि जो अल्फा कण रेडियम से निकल करके धातु की पन्नी से टकराते नहीं थे, वो जाकर के प्रतिदीप्तशील पर्दे पर एक जगह चमक उत्पन्न कर रहे थे। परंतु जो अल्फा कण धातु की पन्नी से टकराते थे, वो जाकर के फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर कई जगह चमक उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरेसेंट अल्फा कण जब धातु की पन्नी से टकराते थे तो उस समय अल्फा कणों का धातु की पन्नी से टकराने से बिखराव हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है। प्रकीर्णन हो जाने के कारण वो उनकी चमक कई जगह दिखाई देती है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर। क्लियर है? तो जब उस चमक को उन्होंने देखा, विभिन्न स्थानों पर उत्पन्न चमक की जब उन्होंने जांच की, तो उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उसको हमको आगे देखना है। क्लियर? ये है ये डायग्राम। अब आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया गया किसके ऊपर? अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से निष्कर्ष निकाला गया कि जब अल्फा कण धातु से टकराएंगे तो कई जगह चमक उत्पन्न करेंगे, और जब धातु से नहीं टकराएंगे तो वो सीधे जाके केवल एक जगह चमक उत्पन्न करेंगे। तो इसी चीज को रदरफोर्ड ने स्टडी किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, उसको हमको देखना है। सबसे पहले एक चीज और यहां पर लिख लेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे, एन अल्फा पार्टिकल स्ट्रक यानी टकराना, अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन, जब स्क्रीन से टकराते थे तो फ्लैश ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की चमक उत्पन्न होती थी। फ्लैश ऑफ लाइट वॉज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट, किस वजह से? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाई शीट ऑफ गोल्ड। क्लियर है? तो अल्फा पार्टिकल जो है, जब अल्फा पार्टिकल जाकर के स्क्रीन से टकरा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी हुई है, प्रतिदीप्तशील पर्दा लगा, जब उससे जाकर टकराते थे तो चमक उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग हो जाती थी गोल्ड के द्वारा। क्लियर? अब रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, तो रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन जरा देख ले कि उन्होंने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, या कंक्लूजन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, या यूं कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड दैट, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन निकाला
तो उनको 3 ऑब्जर्वेशन उनके सामने आई। पहला, फर्स्ट उन्होंने क्या देखा, 3 तरह के ऑब्जर्वेशन उनको मिले। फर्स्ट उन्होंने देखा कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, अधिकतर अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो सोने की चादर से, सोने की शीट से पास हो जा रहे थे, सीधे चले जा रहे थे। पास्ट अनडिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, कहीं पर विक्षेपण नहीं हो रहा है अल्फा पार्टिकल्स का, वो सीधे चले जा रहे हैं। अनडिफ्लेक्टेड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये कहने का मतलब उन्होंने ये देखा कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सोने की चादर को, सोने की पतली पन्नी से सीधे निकल करके चले जाते, सीधी रेखा में चले जाते, उनका डिफ्लेक्शन, उनका विक्षेपण कहीं नहीं हो रहा था। तो जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली होता है। परमाणु का ज्यादातर भाग क्या होता है, खाली होता है। क्योंकि कहीं टकरा नहीं रहे हैं, और जब टकराते तो उनका विक्षेपण होता है, वो विक्षेपित नहीं हो रहे हैं, वो सीधे चले जा रहे हैं। इसका मतलब उनको बीच में कोई भी रुकावट नहीं मिल रही है, कहीं किसी से टकरा नहीं रहे, मतलब वहां पर जगह खाली है। तो जो ज्यादातर अधिकतर अल्फा पार्टिकल जो सीधे निकल जा रहे थे, जिनका विक्षेपण नहीं हो रहा था, जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली होता है। तो it indicates that the most of the space in an atom is vacant। परमाणु का अधिकतर भाग खाली होता है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सोने की शीट से अनडिफ्लेक्ट होकर के वो सीधे, विक्षेपण बिना हुए सीधे चले जा रहे हैं, जो ये बात को इंडिकेट करता है कि परमाणु का जो ज्यादातर भाग है वो खाली होता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर अल्फा कण जो है धातु की पन्नी को पार करके एक सीधी रेखा में चले जा रहे हैं, जो इस बात को इंडिकेट प्रदर्शित करता है कि परमाणु में अधिकांश स्थान, अधिकांश भाग रिक्त होता है, वैकेंट होता है। परमाणु का ज्यादातर भाग क्या होता है, खाली होता है। देखिए इस वाले डायग्राम में हमने बताया था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे ही चले जा रहे हैं। भाई क्यों, देखिए बाद में देखेंगे आप कि एटम के अंदर एक छोटा सा, एटम के सेंटर में छोटा सा भाग है जिसको न्यूक्लियस कहा गया। ज्यादातर भाग तो खाली है, कहीं टकरा नहीं रहे, तो वो सीधे चले जा रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट उन्होंने दूसरा क्या ऑब्जर्व किया, पॉइंट नंबर 2। फिर क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, कुछ ऐसे पार्टिकल इनकी संख्या कम थी। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल पार्टिकल। इट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो जिनका डिफ्लेक्शन हो रहा था। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इट इंडिकेट्स दैट प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव सेंटर इन द एटम, जो इंडिकेट करता है कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव, धनात्मक भाग उपस्थित है। क्यों भाई, हमने अभी बताया हमने रेडियो एक्टिविटी में बताया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं। जो अल्फा रेज होती है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, पॉजिटिव प्लेट से उसका डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जो है वो ऋणात्मक होते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया है इसको
अल्फा बीटा गामा रेज के बारे में। तो हमने यहाँ पे बताया आपको कि अल्फा रेज जो होते हैं डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव प्लेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव प्लेट्स। तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, उनका डिफ्लेक्शन किस तरफ होता है, निगेटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल स्वयं क्या है, धनात्मक है। अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए वो निगेटिव प्लेट की तरफ उनका डिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल पार्टिकल। मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि परमाणु के सेंटर में कोई धनात्मक भाग उपस्थित है भाई, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव का आकर्षण होगा तो उनका डिफ्लेक्शन होगा। अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज में, अल्फा किरणों में अल्फा कण उपस्थित हैं जो कि जो है आप देखेंगे निगेटिव प्लेट की तरफ उनका डिफ्लेक्शन, निगेटिव प्लेट की तरफ वो जा रहे हैं। क्लियर, निगेटिव प्लेट की तरफ उनका डिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो उनका डिफ्लेक्शन होता है, मतलब कहीं ना कहीं वो जाके टकरा रहे हैं। जब वो टकराते हैं तो उनका डिफ्लेक्शन होता है, विक्षेपण होता है, जो इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव सेंटर उपस्थित है। पॉजिटिव सेंटर इन द एटम विच ऑक्युपाई वेरी स्मॉल स्पेस, जो कि बहुत ही छोटी सी जगह को कवर कर रखा है। मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो इस बात को सिद्ध करता है कि परमाणु के सेंटर में कोई धनात्मक भाग उपस्थित है, जो कि बहुत ही छोटे से भाग में उपस्थित, जिसका स्थान मतलब बहुत ही छोटा स्थान घेर रखा है। मतलब कुछ अल्फा कण अपने जो है अपने रास्ते से थोड़ा सा विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण का विक्षेपण होता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग उपस्थित है, जो कि अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुआ है, जो कि बहुत ही छोटा सा स्थान ऑक्युपाई करता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहे हैं। थर्ड में क्या देखें, मतलब दूसरे कंक्लूजन से, दूसरे ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड के दूसरे ऑब्जर्वेशन से पता चला कि हाँ, परमाणु के सेंटर में कोई धनात्मक भाग उपस्थित होता है। अब थर्ड में वो क्या कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट में अ वेरी फ्यू, बहुत ही कम, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वो भी कितने, 1 in 20,000, 20,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल्स were deflected by angle more than 90 डिग्री। मतलब बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री से अधिक कोण पर उनका विक्षेपण हो रहा है, जो इस बात को इंडिकेट करते हैं। इट इंडिकेट्स दैट पॉजिटिव सेंटर, जो एटम के परमाणु के सेंटर में जो धनावेशित भाग उपस्थित है वो कैसा होता है। इट इंडिकेट दैट द पॉजिटिव सेंटर in the atom are heavy and rigid। क्लियर। तो मतलब उनका कहना था रदरफोर्ड का कि 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल, जिनकी संख्या बहुत कम है, वो उनका डिफ्लेक्शन 90 डिग्री से अधिक कोण पर हो रहा है। और वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि जो एटम के, परमाणु के सेंटर में जो पॉजिटिव भाग उपस्थित है वो बहुत ही भारी होता है और रिजिड यानी दृढ़ होता है। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। तो 3 बातें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। पहला कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे निकल जा रहे हैं, उनका विक्षेपण नहीं हो रहा, जो इस बात को सिद्ध करता है कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली है। फिर दूसरे पॉइंट में ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जिनका डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग उपस्थित है, जो बहुत ही छोटा, बहुत ही सूक्ष्म स्थान घेरे हुआ है। और फिर थर्ड में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बहुत ही कम एक अल्फा पार्टिकल, जैसे 20,000 अल्फा पार्टिकल ट्रांसफर हो, तो उसमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल जा करके वो 90 डिग्री से अधिक कोण पर उनका विक्षेपण हो रहा है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि जो परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है वो बहुत ही भारी है और दृढ़ है।
क्लियर है, जिसको बाद में रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में उसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या रहा लास्ट में देखेंगे। तो दिस एक्सपेरिमेंट could explain, this experiment, ये एक्सपेरिमेंट क्या एक्सप्लेन करता है, this experiment could explain that all positive part and near about या almost near about all mass of atom present at the center of atom in a small space, रदरफोर्ड इसको क्या कहते हैं, रदरफोर्ड named this positive center as nucleus। रदरफोर्ड ने इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने कहा, इस प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि परमाणु का कुल धनावेशित भाग और लगभग द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और परमाणु का धनावेशित भाग और समस्त द्रव्यमान जो है वो परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है एक छोटे से भाग में, जिसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा। तो न्यूक्लियस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नाभिक को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि नाभिक किसे कहते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन क्या है कि किसी भी परमाणु के नाभिक पर उपस्थित धनावेशित भाग को क्या कहते हैं, प्रोटॉन हमने इस तरह एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इसी तरीके से नाभिक क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियस क्या है। तो आप न्यूक्लियस को डिफाइन कर सकते हैं कि परमाणु का समस्त धनावेशित भाग और समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक छोटे से भाग में उपस्थित होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के अनुसार। इस तरीके से रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में नाभिक की खोज की। जब नाभिक की खोज हो गई तो हमारे पास अब सब कुछ है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और न्यूक्लियस है। अब एटॉमिक मॉडल बनाए गए। अब एटॉमिक मॉडल की बात हुई कि एटॉमिक मॉडल किस तरीके का है। एटम वास्तव में एटम में ये सारी चीजें हैं नहीं है, ये सब चीजें। तो थोड़ा सा उसके पहले हम देख लेंगे, हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पर हम और देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो इसको भी हमने बताया है कि एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो एटॉमिक नंबर क्या इंडिकेट करता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन in the nucleus of any element is called atomic number, क्लियर। तो एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, या परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होगा वह उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्लियर है, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही उसमें प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कैल्शियम, एक एलिमेंट है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका है दैट इज 20।
एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, सॉरी हाँ 20। अब 20 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, कुछ सोचना नहीं है, एटॉमिक नंबर हमको याद है तो उतने ही उसके प्रोटॉन उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 20 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन निकालना हो तो उसके लिए हमको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, परमाणु भार पता होना चाहिए, उसी को हम आगे चल रहे हैं डिस्कस करने। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज मास नंबर। इसको भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ रिपीट हो रहा है। मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान। देखिए मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर, टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, मास नंबर। तो मास नंबर क्या है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड मास नंबर, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल ए से। तो देखिए ए बराबर यानी मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर, मतलब सिंपल सा है, दैट इज ए इज इक्वल टू P प्लस एन, P फॉर प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन एंड A फॉर मास नंबर। क्लियर है। इसी तरह से जैसे अब हम एग्जाम्पल ले लेंगे, तो जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया सोडियम का परमाणु क्रमांक Z कितना होता है, 11 होता है, और A कितना होता है, 23। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 11, प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 11। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने तो 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा, दैट इज 12। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। क्लियर है। इस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब पता चल जाएगा, मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोटोप, जिसको भी हमने पढ़ रखा है। आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक किसे कहते हैं, आइसोटोप क्या होता है, व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, एक ही तत्व के वह परमाणु जिनका की परमाणु क्रमांक सेम होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उसे हम आइसोटोप यानी समस्थानिक कहते हैं। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass are called isotope। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे।